बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, पंजाब और केपी में इलेक्शन शेड्यूल के लिए खींचातानी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों गवर्नर्स को इलेक्शन शेड्यूल के लिए खतूत लिखे थे, लेकिन गवर्नर्स ने इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की बजाय जवाब दिया है कि मुल्क में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल ख़राब है, इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। दूसरी तरफ इलेक्शन में ताख़ीर के मामले पर लीगी रहनुमा खुलकर सामने आने लगे। अता तारड़, तलाल चौधरी और आबिद शेर अली ने एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी इलेक्शन नहीं होंगे। आज इमरान खान साहब ने भी वीडियो खिताब किया है। दहशत गर्दी से मुतल्लिक इल्ज़ामात पर उन्होंने अपनी वजाहत दी है और दावा किया कि हुकूमत दहशत गर्दी को जवाज़ बनाकर इलेक्शन से भागना चाहती है और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन शिकनी होगी और ये गद्दारी है और इसकी सज़ा मौत है। इसी मुनासबत में हमारा सवाल होगा। मैं अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। अब ये किसकी जिम्मेदारी बनती है और आपके ख्याल में फैसला कुन किरदार किसका होगा? क्योंकि गवर्नर्स ने भी कह दिया और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये ज़ाहिर है सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं और नून लीग कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो अब ये आपके ख्याल में इलेक्शन के मामले पर फैसला कुन किरदार कौन अदा करेगा? आपको नहीं पता फैसला कुन किरदार किसका होगा? सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपको गवर्नर केपी की स्टेटमेंट याद नहीं चंद दिन पहले की कि इलेक्शन का फैसला किसने करना है? इस्टेब्लिशमेंट ने। वो तो कह चुके हैं, क्लैरिटी से ये बात कर चुके हैं। अब इमरान खान पे उनकी पार्टी के अंदर से भी ये बात होती है कि जी उन्होंने दोनों गवर्नमेंट्स क्यों ख़त्म कर दी, केपी और पंजाब की। मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने ये जवाब दिया आज। वो कहते हैं भाई मेरी बेस्ट पॉलिटिकल मूव ही है। मैंने कहा जी बेस्ट पॉलिटिकल मूव आपकी ये कैसे हो गई? वो कहते हैं बात ये है कि अगर हम हुकूमतें लेके बैठे रहते तो इनका तो इरादा पहले नहीं था इलेक्शंस कराने का, तो फिर तो बिल्कुल ही हम जाते। अब हमने इनको मुश्किल में डाल दिया बकौल उनके, और कॉन्फिडेंस लेवल भी वैसे का वैसे ही है, उसमें भी कोई कमी मुझे नज़र नहीं आई। तो अब ये तो देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है क्यों है और किस तरह मुश्किल में डाला है कि ये 90 दिन में इनको इलेक्शन कराना पड़ेंगे, नहीं कराएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे और जो भी ज़ाहिर होता है। और वो ये भी उनका ख्याल था कि ये शायद ऑपरेशन होने जा रहा है केपी में। अब ऑपरेशन इमरान खान साहब पे इस हवाले से तनकीद भी होती है कि जी वो क्यों कहते हैं मुज़ाकरात किए जाए, मुज़ाकरात की बात नहीं करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट के कुछ इत्तेहादी भी बहरहाल इसके ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, लेकिन स्टिल फैसला तो ज़ाहिर है तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल के करना है और बज़ाहिर जो हालात हैं उसमें तो हमें ऑपरेशन नज़र आ रहा है कि ऑपरेशन होने जा रहा है। इलेक्शन इमरान खान साहब को भी शायद कहीं उनके वो दिमाग के अंदर मौजूद है कि शायद डिले होंगे इलेक्शंस, लेकिन वो ज़ाहिर है इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करके देख लें, उसके बाद बड़ा खौफनाक रिजेंटमेंट आएगी लोगों में। और ज़ाहिर है वो लोग जब कह रहे होते हैं तो फिर अपने आप फॉलोअर की और वर्कर की बात कर रहे होते हैं, अब दूसरी पार्टियों के वर्कर तो और तरह से देख रहे होते हैं चीज़ों को। तो बहरहाल इस मुल्क में इलेक्शन जब होते हैं तो जब तमाम स्टेक होल्डर्स की बात की जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है उसमें मेन स्टेक होल्डर तो इस्टेब्लिशमेंट ही है। जब वो एक पेज की भी बात करते हैं कि हमारा एक ही पेज था जनरल बाजवा के साथ और बड़े अच्छे अच्छे काम भी हमने किए, तो उनका ख्याल है कि जब एक्सटेंशन दी तो उसके बाद वो पेज फट गया, क्योंकि फिर वो उनकी डिमांड्स कोई दूसरी आना शुरू हो गई। स्टिल इलेक्शन मुझे तो टाइम पे नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब को अगर नज़र आ रहे हो तो मैं कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब का मूड क्या था? मतलब अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो क्या फिर सड़कों पर आएंगे? मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिर है वो अपना ज़ख्म पूरे भरने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी फौरी तौर पे तो मैं नहीं जा सकता बाहर, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब फिर सड़कों पे होंगे और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड कर रही है नून लीग, वो मेरा ख्याल फिर उनको मिल जाएगी, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड उसमें तो फिर इमरान खान को भी होना चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त थी जब आपने गवर्नमेंट गिराई थी, तो उस वक्त आप इलेक्शन में चले जाते तो आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे महंगाई की वजह से। अब तो खैर महंगाई रही नहीं ना, इसलिए लोगों की परेशानी खत्म हो गई हुई है। तो उस वक्त लोग वाकई परेशान थे महंगाई के हवाले से और उस वक्त आपको अच्छा खासा शेयर मिल जाना था। अब लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि 2 साल इलेक्शन ना हो तो
तो फिर शायद कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। सही जी। आमिर साहब, आप पीटीआई तो इलेक्शन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है, जो लग रहा है। इमरान खान साहब ने जो वीडियो खिताब किया उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये भागना चाहते हैं लेकिन भागने नहीं देंगे। नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करिए, आप सूरत हाल ऐसी ही है। इमरान खान साहब को ये भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि दहशतगर्दी की आड़ में ये इलेक्शन मुलतवी करने का इरादा रखते हैं, तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये फैसला कौन किरदार फिर कौन अदा कर सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव लेगा, अनाउंस करेगा, हुकूमत, या बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये तवील हो सकता है सेटअप? क्या देख रहे हैं आप? मैं इलेक्शन पे आता हूँ, मुझे पहले ये बताएं, जो इन्होंने आज तकरीर की और दोबारा इल्ज़ामात लगाए खान साहब ने, और वो पूरा भरम रखने की कोशिश की कि मेरी पॉलिसी ठीक थी। भाई आपकी पॉलिसी ठीक थी, आप बसाने का इतराफ़ कर चुके हैं कि तालिबान को बसाना है, पार्डन दिया प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कत्ल की सज़ाओं में लोगों को, और उनको छोड़ दिया गया। फिर ये जो हमारे साथ अब हो रही है, सवात में कितने बड़े बड़े मुजाहरे मुराद सईद और केपी के चीफ मिनिस्टर के अपने इलाके से इनके अपने दौरे हुकूमत में हुए। ये जो केपी पुलिस का राग लापते थे, जो पिछले 4.25 साल से नहीं था, क्योंकि वो दुरानी साहब जो बेचारे फौत हो गए, जिन्हें पुलिस एडवाइज़र पंजाब में लगाया था, जो IG केपी थे, उनसे पुलिसिंग कराने का जो पूरा ढंढोरा पीटा गया, उसकी भी कहानी किसी दिन सुनाएंगे आपको कि वो क्या थी और वो किस तरह मीडिया पे उसको किया गया था। तो ये आज तक मौसूफ किसी वर्दी वाले पुलिस या फौजी के जनाजे में क्यों नहीं गए? ये पिंडी तकरीर करने पहुंच सकते हैं आर्मी चीफ की तकरीरी को रुकवाने के लिए, ये जनादों में नहीं जा सकते किसी के, ये शिरकत नहीं कर सकते गम में। ये कौन सी कोई ऐसी बात है कि ये बड़े से बड़े साने पे गायब हो जाते हैं और ब्लेम करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारों को बैठ जाते हैं आके? ये कोई तरीक़ाकार है? आप कहते हैं जी मैं अपनी तरफ सीने की तरफ उंगली करके इशारा कर रहे थे, मैं FIR नहीं करा सकता। आपने JIT में बयान दिया, जब आपकी अपनी मर्जी JIT की थी, आप क्यों नहीं गए वहां पे बयान देने के लिए? आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया कहीं पे? सारे के सारे इन्हीं के लिए तोहफे मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड वो थी जब नवाज शरीफ को हटा के, जो आज उनके अपने साथी बता रहे हैं कि पहले उसे अरेस्ट करो, उसको आने ना दो, उसकी तकरीर ना होने दो, वरना मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। भाई यही आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड थी। तो जब उनको हाथ बांध के मारा गया था और आप दंदनाते फिर रहे थे, कैंडिडेट्स आपके तोड़ तोड़ के वीगो डालों में पहुंचाए जा रहे थे जहांगीर तरीन के पास, और जहांगीर तरीन फिर उनको लैंड क्रूजर्स में बनी गाला लेके जा रहे थे। तो आप क्या कर रहे थे? आपने सेफ सिटी क्यों नहीं बनाया? मुझे बताएं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह पे, कराची में कैमरे लगे हुए हैं। आपने KP के वसाइल जो 97 अरब से 970 अरब रुपए के कर्जों पे चले गए, आपने वो पैसे कहां लगाए? ना आपके साथ हॉस्पिटल बने। आपका अपना कजन अमेरिका से बैठ के उस पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम को देख रहा था, पता नहीं वहां क्या हुआ। जब लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का मसला आया, किसी चीज का आया, वहां पे कभी कोई इलाज नहीं मिला किसी को। आपने 9.5 साल हुकूमत की KP में आपने क्या दिया? आपके पास कहने को कुछ नहीं है। एक इलेक्शन और भाई इलेक्शन अगर नहीं होने, बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी, मैं मुमासलत शहादत से ना बनाइएगा, सिर्फ आपको आइन का आर्टिकल बताता हूं। आर्टिकल 254 इस बात के लिए है कि अगर आइन के अंदर दिए गए वक्त में कोई काम ना हो सके तो ये आर्टिकल आप लगाएं और उस वक्त को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये अलग बात है, माशी इमरजेंसी लगती है तो उसके बाद वैसे ही आप, और कोई ऐसे इमरजेंसी लगती है तो आइन के अंदर प्रोविजन है इलेक्शन को एक्सटेंड करने की। ठीक है, बिल्कुल। गवर्नर KP और गवर्नर पंजाब दोनों ने सियासत खेली है, और गवर्नर पंजाब ने तो साफ कहा कि मैंने तोड़ी नहीं, मैं टाइम भी नहीं देता, और KP वाले ने तोड़ी भी है, विद इन 48 आवर्स खुद तोड़ी है। उन्होंने भी लिख दिया है सिक्योरिटी इदारों में। तो मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था कि जब इमरान खान कहते हैं कि अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना है तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, इनसे नहीं करूंगा, तो फिर अगर वो कह रहे हैं तो फिर उन पर तनकीद किस चीज की है? भाई पहले आप स्टेप लेते हैं, आप दूसरों को रास्ते दिखा रहे हैं, फिर आप ले लें इलेक्शन। आप पिछले साल 9 अप्रैल से लेकर आज तक इलेक्शन ही लेने आए हुए हैं ना। तड़ी लगाई थी 25 मई की, क्यों नहीं कर सके आप? 26 नवंबर की आप क्यों नहीं कर सके? आज तक आप बार बार, एक दिन एक बयान होता है, अगले दिन रिट्रीट होता है, फिर वो वापस उससे भाग जाते हैं, फिर इयादा करते हैं। ये लीडरशिप होती है, ये यू टर्न्स के मास्टर हैं। इस सारे पाकिस्तान को इस रिजीम चेंज के ऑपरेशन ने जलील किया हुआ है। बेशक ये कहें कि जनाब मेरे दौर में ये था वो था, ये सारे किस्से कहानियां ला के यहां पे छोड़ के इस सब ने हमें जलील करवाया है। हम सारे के सारे फंस गए हैं। आज घुटने अगर हुकूमत पाकिस्तान टेक रही है, आप उसको शहबाज शरीफ का नाम न दें। पाकिस्तान हमारा है, जहां हम लोग रहते हैं। वैसे तो कहते हैं हम खाम खाएं इसमें, लेकिन हमारे स्टेक्स हैं, इन सब के बड़ों के पैसे भी बाहर हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया जनाब? आपने हमें बुजदार दिया और महमूद खान, बस। सही। फैसल साहब, वैसे तो बड़ी सूरत हाल तो वैसे काफ़ी खौफनाक है। जिस तरह इमरान खान साहब ने आज, ज़ाहिर है साबिक वज़ीर आज़म हैं और वो बात कर रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनके लिए कोई प्लान C जो वो कहते हैं बना लिया है। अब ये भी इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है कि इस तरह के मामलात किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क। कत्ल की साजिशें हो रही हैं और वो भी इतने बड़े लीडर, और ये इल्ज़ाम ही है जो बात करें इमरान खान साहब। तो अब इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि इंतखाबात होंगे, और अगर
अगर नहीं होते तो इमरान खान साहब किस हद तक जा सकते हैं? क्योंकि आज तो उन्होंने कह दिया है कि मौत होती है अगर आर्टिकल से गद्दारी, आइन से गद्दारी की जाती है तो उसकी सजा मौत है। जी फैसल साहब। देखिए, जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर तो गद्दारी की पहली सज़ा फिर इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए। जो जिस तरह उन्होंने इलेक्शन जीता और जिस तरह की वो इलेक्शन का माहौल चाहते हैं तो वो सारा काम तो उन्होंने भी किया इमरान खान ने। अब वो प्लान सी की बात हो रही है तो क्या प्लान ए और बी नाकाम हो गया क्या आपके ख्याल में? अगर किसी ने प्लान ए और बी बनाया होता, मुझे तो नहीं पता बनाया या नहीं बनाया, अगर कोई बनाता तो आपके ख्याल में वो नाकाम हो जाता है क्या? मैं तो नहीं समझता कि प्लान सी की नौबत आती। मुझे ये भी नहीं पता कि प्लान होता है क्या, ए क्या बी क्या। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कराने या नहीं कराने की बात है ना, अगर मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन नहीं करवाने ना, आप यकीन करें ये 10 साल इलेक्शन ना कराएं। इस वक्त लोगों का मसला जो है ना इलेक्शन है, ना आइन है, ना कानून है। इस वक्त लोगों का मसला जो है ना वो भूख है। इस वक्त लोगों का मसला जो है ना वो पेट्रोल के पैसे हैं। इस वक्त लोगों का मसला जो है ना ट्रांसपोर्ट का किराया है। लेकिन बात यह है कि आप कोई प्लान तो दो ना इस मुल्क को इस मसाइल से निकालने का। कोई एक प्लान तो दो, एक नुक्ते का तो कोई प्लान दो ना भाई। कहीं कहीं तो आप दिखाओ कि आपने कोशिश कर रहे हो, कोशिश हमारी जो है ना वो कामयाब नहीं हो रही। आप तो यानी कि जो मसाइल है उसमें अपनी नाअहली की वजह से जो है उसको एक इस तरह उसको इजाफा कर रहे हो कि एक आम इंसान की जिंदगी जो है ना वो अजाब बन गई है। उसको पाकिस्तान में रहना जो है उसके लिए सांस लेना जो है ना वो मुश्किल हो गया। आप 10 साल इलेक्शन नहीं कराओ भाई। अभी ये लोगों का इशू खत्म हो गया कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, माशाल्लाह क्या, कुछ नहीं पता लोगों को। अभी लोगों के मसाइल है भाई। अगर मेरा पेट में रोटी होगी ना तो फिर मैं सोचूंगा कि जमहूरियत चाहिए नहीं चाहिए। अभी तो मुझे भूख लगी हुई है। अभी तो मेरे पे 3 दिन के बाद तो गधा भी हलाल हो जाता है। अभी मैंने क्या करना है इस आइन की किताब का? लेकिन ये अजीब व गरीब हुकूमत है। इनके पास अगर IMF से ही बातचीत करनी थी तो वो कोई भी कर लेगा। उसमें आपने क्या तीर मारा? वो तो आप स्कूल और मोहल्ले के किसी बच्चे को भी वजीर आजम, वजीर खजाना बना दो तो वो भी ये काम कर लेता। आपने क्या तीर मारा? जो इतने तजुर्बेकार आप बोलते थे 3 दफा की हुकूमत है, 30 साल का तजुर्बा है, हुक्मरान खानदान की जैसी आपके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, कोई इनके पास प्लान नाम की चीज है? ना इनके पास कोई प्लान है, ना इमरान खान के पास कोई प्लान है, ना पीपल्स पार्टी के पास कोई प्लान है। अगर इनके पास कोई प्लान है तो ये प्लान है कि अपने खानदानों को किस तरह मजबूत करना है, अपने खानदानों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, अपनी दौलत को किस तरह जो बचाना है, अपने गैर मुल्की असासों को किस तरह बचाना है और इक़्तिदार कैसे हासिल करना है। इनके प्लान में 22 करोड़ लोग शामिल ही नहीं है। 2 लाख 2.5 लाख लोगों का पाकिस्तान है और 2.5 लाख लोगों ने जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जो है वैसी तैसी करके रख दी। इमरान खान की जंग भी इक़्तिदार के लिए है, मौजूदा हुकूमत की भी सारी काबिज जो है वो अपने आप को बचाने इक़्तिदार के लिए। कोई एक प्लान तो देती ना हुकूमत तो हम बोलते चलो भाई कोशिश की थी, नाकाम हो गया। इन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। मतलब पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा नाइल हुकूमत नहीं आई होगी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक जी नवीद हुसैन साहब, जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं प्लान तो कोई नहीं है गवर्नमेंट देती कि आम आदमी को किस तरह से रिलीफ देना है, तो आप देख रहे हैं कोई इलेक्शन का प्लान लग रहा है? जी नवीद साहब, नवीद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपको लगता है मैं अभी सुन मैंने क्या गवर्नमेंट का कोई प्लान है इलेक्शन की तरफ जाने का? और अगर नहीं जाते तो PTI, क्योंकि वो तो कहती है हम हर हद तक जाएंगे, तो किस हद तक जा सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा दुआ मुझे इससे पहले कि मैं इसकी तरफ आऊँ थोड़ा सा मुझे वजाहत करने दीजिएगा। अभी इससे पहले आमिर इलियास राना साहब ने बात की थी दहशतगर्दी के हवाले से। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे वक्त जबकि दहशतगर्द जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, वो मुत्तहिद हो रहे हैं, नए नए ग्रोह जो है वो TTP में शामिल हो रहे हैं, हम यहाँ बैठ के बायमी जो है वो तनाज़े का शिकार हैं, हम डिसयूनिटी का शिकार हैं। एक ऐसे मौके पे जब पूरी कौम को एक होना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, जो पेशावर में हुआ, जो पुलिस लाइन में हुआ, यानी वो किसी तरह से APS से कम अटैक नहीं था, वो वन ऑफ द डेडलीस्ट एवर अटैक इन पाकिस्तान था। लेकिन यहाँ पे बैठ के बात ये हो रही है कि जी इमरान खान साहब उनको लाए, और इमरान खान साहब अकेले वो नहीं लाए थे। मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये बात कही कि जी ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान साहब के सर थोप के और आपस में इसको जो है वो बायमी तनाज़े का कौम को शिकार बनाने से बेहतर है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हम सब का मुत्तफ़िका फैसला था। जो भी उस वक्त पॉलिसी अपनाई गई उसमें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे और ये सिर्फ अकेले इमरान खान साहब का फैसला नहीं था।
और यही चीज़ जो है हमें अब इसको एडमिट करना चाहिए। और फिर आप ये भी देख लें कि जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी वो जो है वो नवंबर में तकरीबन वो ब्रेक डाउन हो गया था, टॉक्स खत्म हो गई थी, और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई और इन्होंने जब जो है इन्होंने एक इन कैमरा ब्रीफिंग की और वहां पे जो है वो हमारे वजीर दाखिला ने ये बाहर निकल के ये कहा था कि जी हमने इख्तियार दे दिया है और मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया है। उसके बाद जो है सेनेटर रजा रब्बानी साहब बाहर निकल के आते हैं और उन्होंने कहा कि जी हमसे इख्तियार की बात नहीं की गई, हमें कहा गया कि जी ये हम करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमें ये इस तनाज़े से निकल जाना चाहिए। हमें बहैसियत कौम दुश्मन के सामने इकट्ठा होना चाहिए। इस वक्त दुश्मन जो मुत्तहिद हो रहा है, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। इल्जाम एक दूसरे के सर थोपने से कुछ नहीं होगा। जिसने भी किया सारे स्टेक होल्डर उसमें शामिल थे और ये एक मुत्तफिका फैसला था। अब रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन में अगेन मैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि जिनका कि पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट ये बात कह दी है कि ये गवर्नमेंट एक लंगड़ी लूली गवर्नमेंट है। एक ऐसी पार्लियामान जिसमें अपोजिशन नहीं है दुनिया में, एक ऐसी पार्लियामान मुझे बता दें। अब वो पार्लियामान जिसमें अपोजिशन नहीं है वो एक लंगड़ी लूली पार्लियामान है। और उसमें अब आप इसमें आमिर साहब जरा सुन लीजिएगा कि जो लंगड़ी लूली एक गवर्नमेंट है जिसमें वो शामिल हैं। और फिर मजे की बात ये उन्होंने यही कहा कि एक नई गवर्नमेंट आए, एक मैंडेट लेके आए, फ्रेश मैंडेट लेके आए। आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल आप देख लें आईएमएफ ने यही पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की। तो इस वक्त पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन से जैसा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो राय फरार इख्तियार कर रही है। आप देख लेकिन नवीद साहब, आप इमरान खान साहब भी तो बात नहीं करना चाहते ना हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है मुज़ाकरात के लिए जिसको हम पीडीएम कहते हैं, ना इमरान खान साहब आगे बढ़ना चाहते हैं। हर कोई देखता तो फिर इदारों की तरफ ही है ना, मतलब आपस में तो मामला तय नहीं करते। यही तो हमारा यही मामला हमारा यही है। हमारे सारे सियासतदानों का, हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट का मामला ये है कि ये हमेशा इनके अंदर जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। ये एस्टैब्लिशमेंट का कांदा इनको चाहिए होता है। जैसे इमरान खान साहब को 2018 में एस्टैब्लिशमेंट का कांदा चाहिए था, उसके बाद पीडीएम को जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का कांदा चाहिए था। तो यही वो लोग हैं जो गैर जमहूरी ताकतों को इन्वाइट करते हैं, उनको सियासत में मुदाखलत के लिए खुद कहते हैं, खुद दावत देते हैं। बिल्कुल ऐसे सियासी बालिदगी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम जो है इल्जाम तराशियां करने लगे। सही जी। इलियास साहब, आप क्या देख रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहा है या फिर इमरान खान साहब के खदशात दुरुस्त हैं? देखिए जी, इमरान खान साहब जो खदशात जाहिर कर रहे हैं वो जाहिर है, वो उनकी एक ही डिमांड है कि इलेक्शन अर्ली करवाए जाएं। अभी तक देखें वो आज उन्होंने जिस तरह कहा है कि जी उनकी बेस्ट मूव है, तो वो जाहिर है उसके लिए वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट को उन्होंने मुश्किल में डाल के रखा हुआ है, एक फिक्स करके रखा हुआ। तो जाहिर है वो चाहते हैं कि इलेक्शन, लेकिन आज के जो गवर्नर्स के जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स की जो लैंग्वेज है उससे पता चल रहा है कि ये नहीं इलेक्शन करवाना चाहते, ये डेट अनाउंस नहीं करना चाहते। अलबत्ता पंजाब में तो डेट आ गई 3 को इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के नुमाइंदे को तलब किया है, उधर में कोर्ट में जाके बताएंगे कि क्यों नहीं इलेक्शन, ये कब तक करवाते हैं। बहरहाल ये इलेक्शन की जो सूरत हाल जो दिखाई जा रही है और जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है लेटर्स में, उससे तो ये वाज़ह तौर पर पता चल रहा है कि ना इलेक्शन करीब में नहीं दिखाई दे रहे। और क्योंकि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो तो आप देख लें, अगर वो पहले इलेक्शन करवाएंगे, अब भी इलेक्शन करवाते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं वो मिलते। और अगर बाद में करवाते हैं, क्योंकि देखें अब तो आईएमएफ का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, यहाँ अगर डिले करके करते हैं तो फिर और भी उनके लिए मसले पैदा होते हैं। यही है कि अगर टाइम इनके जब तक ये बेहतरी नहीं कुछ करते तो इसलिए इनकी सूरत हाल है। हाँ, एक वो जो टाइम है वो पहले था कि अगर ये फौरन जब गवर्नमेंट तोड़ी उस वक्त इलेक्शन करवा लेते, उसमें तो सूरत हाल नज़र आती थी। अब ये जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में जो ये है कि इलेक्शन से बढ़ के जो है कि ये हालिया जो दहशत गर्दी हुई उसमें बड़ा ज़रूरी था, उसमें तमाम जमातों को एक मुत्तफ़िका तौर पर इकट्ठे होना चाहिए था, कंसेंसस की जरूरत थी। खान साहब को भी बोल के चाहिए था कि खान साहब भी जाते उधर पेशावर में, उनका अपना उधर गवर्नमेंट रही है और उनकी बड़ी ज़रूरत है उधर जाके, उधर जाते। बल्कि तमाम सियासतदानों को चाहिए कि इस बारे में बैठें,
आपस में एक बैठ के लाहे अमल तय करें कि मुल्क को इस वक्त जो खदशात हैं इकॉनमी पर, तो कभी नहीं ये कंसर्न किया, ना बैठे हैं, ना APC बुलाई है, तो उससे और देख लें उसकी हालात क्या। अगर ये बैठे होते एक दूसरे एक लाहे अमल तय किया होता तो आज कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। लेकिन अब ये देख लें, आप पोलिटिकली भी आप ये इस तरह नहीं कर रहे, तो फिर आप ये देख लें कि इस मसले पर तो इकट्ठे हो जाएं। सही है, जो कि नामुमकिन है, किसी भी मसले पर सियासत इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल मरियम नवाज से मुतालिक होगा। हम सवाल ये रखेंगे, क्या मरियम नवाज नून लीग में तोड़ फोड़ को रोक सकेंगी या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मरियम नवाज को आप सुन रहे थे नाज़रीन। PMLN को मुनज़्ज़म और मुतहरिक करने की कोशिश शुरू हो गई हैं। नून लीग की सीनियर नायब सदर हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने मुल्क गिर तंजीमी दौरों का आगाज़ कर दिया है। 2 रोज़ा दौरे पर बहावलपुर थी, जहाँ उन्होंने तंजीमी इजलास की सदारत की है और वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने जारहाना खिताब भी किया, जो आप सुन रहे थे। मुखालफिन को उन्होंने ललकारा और कहा कि नून लीग इलेक्शन से घबरा नहीं रही, मैदान में उतर चुकी है और जब भी इलेक्शन होंगे नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने पार्टी के अंदर मुखालफिन को भी 2 टोक अल्फाज में मैसेज दिया कि अवाम की आवाज़ और प्यार मौरूसियत नहीं, जमहूरियत है। नून लीग को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें अपनी जगह, मगर मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के 2 अहम ओहदे देने पर PMLN में इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्होंने नून लीग को एक बड़ा झटका दे दिया, उन्होंने नून लीग के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया है। वो गुज़श्ता कई दिनों से मौरूसी सियासत पर तनकीद भी कर रहे हैं और मरियम नवाज को 2 अहम ओहदे देने पर सख्त नाराज और नाराज थे और वाजे कर चुके हैं कि वो नवाज शरीफ के सिवा किसी को अपना लीडर नहीं मानते। इसी मुनासबत से हमारा सवाल, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से नून लीग में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है मरियम नवाज, ये जो मुस्लिम लीग नून में तोड़ फोड़ हो रही है, इससे पहले आपने मिफ्ता इस्माइल को भी ज़हन में रखिएगा और जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस्तीफा दिया है पार्टी ओहदे से, मरियम नवाज आपको लगता है कि नून लीग में तोड़ फोड़ को रोक सकेंगी? और ये जो खोई हुई साख है, ख़ासतौर पर अगर हम महंगाई के एलिमेंट की बात करते हैं आवाम में, क्योंकि वो कह रही हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो नून लीग क्लीन स्वीप करेगी, तो आपको लगता है कि वो खोई हुई साख नून लीग बहाल कर सकेगी मरियम नवाज की क़यादत में? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक होता है इलेक्शन, हम उस पर आते हैं। एक है पार्टी के अंदर के जी, उसमें शाहिद खाकान ने रिज़ाइन कर दिया है और वो पार्टी में मौजूद हैं। ये अंकल्स की लड़ाई हमेशा से होती है। पहले चौधरी निसार अली खान ने नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए इस पर क्वेश्चन उठाया था, साइड पे हो गए। बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा जब पार्टी संभाल रही थी तो अंकल्स लियाकत, ये मुस्तफ़ा जतोई मरहूम और ये सारे लोग पीछे हट गए थे। ये होता है और यहाँ पे भी मतलब कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि सियासत में शाहिद खाकान अब्बासी को शहबाज शरीफ को अनाउंस करने के बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बना दिया था। तो जो कहते हैं शरीफ के अलावा कोई नहीं हो सकता, तो वो उस वक्त बात किसी ने नहीं कही कि जी क्यों बना दिया शाहिद खाकान अब्बासी। उस वक्त इसमें वफादारी ढूंढी गई कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, फलां है, ढिमका है। क्योंकि उससे पहले बाबर अवान इनको हमेशा चुप शाह कहते थे, उससे पहले कभी असम्बली में ये बोले ही नहीं थे। लेकिन जिस दिन से नामजद हुए तो ये चुप होने में नहीं आए, बड़े अच्छे तरीके से पार्टी के लिए करते रहे। लेकिन कई जगहों पर इन्होंने भी मशकूक किरदार अदा किया जब इनको बुला के कहा गया कि ये कानून साजी आपने नहीं करानी वरना हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। और ये इन्होंने खामोशी से वो एहतसाब का बिल 62(1)(f) पे कानून साजी को जब वक्त था ये पीछे हटे। और ये चीज़ें पार्टी के अंदर होती हैं, कोई प्रेशर में आता है, कोई नहीं आता। शाहिद खाकान अब्बासी का अपना एक पॉलिटिकल बड़ा लंबा चौड़ा कैरियर है, चौधरी निसार से बड़ा नहीं है। तो पार्टी के अंदर जितने मर्जी लीडर इस तरह खड़े हों, पंजाब में या पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल चल रही थी, PMLN तो वॉश आउट थी, एक किस्म का कोई पॉलिटिकल बयानिया ही नहीं था। तो अब पार्टी का जो कायद है वो नवाज शरीफ है, फैसला उसी का चलता है, उसने इनको बना दिया है ये पार्टी के लिए। पंजाब के आखिरी जो साउथ पंजाब का आखिरी ज़िला है जो बॉर्डर पे भी है, वो सिंध के साथ भी लग रहा है, वहाँ से उन्होंने अपनी तंजीम साजी का काम शुरू किया है, लोगों के साथ कन्वेंशन कर रहे हैं और सारे पंजाब का, सारे पाकिस्तान का उनका एक टूर प्रोग्राम आया है। मेरे ख्याल में PMLN की जितना वैक्यूम था उसको कवर करने में ये सबसे ज़्यादा मददगार साबित होंगी। और फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ की आमद होनी है तो यही जो तंजीम बनेगी सोशल मीडिया की एक्टिव होगी, क्योंकि बिल्कुल साइलेंट मोड पे थे ना कि सारे के सारे कि गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे, कोई बयानिया भी नहीं बन रहा। और ये सारी तनकीद सारा नवाज शरीफ और ये मरियम नवाज और पार्टी के दीगर लीडर, कुछ और भी 1-2 हो सकते हैं जो नाराज हो जाएं, कुछ लोग उनको उकसा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। वो चल रहा है ना कि हर किंग अपनी पार्टी लेके आता है, तो उसके लिए बहुत सारों का ख्याल है कि ये जो 2-4 इकट्ठे हुए हैं, अब जैसे मुशाहिद हुसैन
उनका जाहिर है कि अब पॉलिटिकल कैरियर ये है कि वो बड़ी मुश्किल से सेनेट का टिकट शहबाज शरीफ ने उनको दिलवाया था उस वक्त, ठीक है, और वो आज़ाद भी हैं, वो खामोश हैं, वो मतलब बहुत लोगों ने आज तनकीद की हुई है कि पार्टी के लिए तो कभी नहीं बोले, किसी इशू पे नहीं बोले, आज उन्हें सब कुछ याद आया जब वो आज उनको हुकूमत में नहीं लिया गया। तो बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह लोग बोलेंगे, अच्छी बात है, जमहूरियत है, लोग अपने अपने माफिया ज़मीर को बयान करें, और जो समझेगा कि मैं पार्टी में रहना चाहता हूँ वो रहेगा, जो नहीं रहेगा निकल जाएगा। जी आया सर। अच्छा, एक तो ये जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है ना मरियम और बेनज़ीर में, ये बिल्कुल गलत है। बेनज़ीर ने उस वक्त पार्टी संभाली जब ज़ाहिर है उनके वालिद साहब को फांसी दे दी गई, हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। रिजेंटमेंट बहुत है क्योंकि कुछ सीनियर लीडर्स से मेरी भी बात हुई है, ज़ाहिर है खुश तो नहीं है वो ना कि आपने फिर हालात और वक्त की बात भी होती है ना, आज हालात और वक्त बहुत डिफरेंट है। आज सोशल मीडिया का दौर है, वो एक डिफरेंट दौर था, चीज़ें मैनेज आराम से हो जाती थी। ये बड़ा अपफिल टास्क है मरियम साहबा के लिए, और ऑब्वियसली एक स्ट्रेचर का भी बहुत फ़र्क है। बेनज़ीर एक बहुत मंजी हुई पॉलिटिशियन थी, बहुत उनका स्ट्रेचर बहुत ज़्यादा हाई था। फिर गलतियां जब आप करने लगती हैं ना पार्टियां, तो गलतियों पे गलतियां होती चली जाती हैं। मरियम साहबा लाहौर तशरीफ़ लाती हैं, वो एक स्टेज बनता है और खोखरों के हवाले कर दिया जाता है। ज़ाहिर है वो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसे खर्च किए हुए थे, वहाँ जो सलूक किया गया लीडरशिप के साथ, बाकी के साथ, वो भी लोगों को फील हुआ, वो अच्छा नहीं लगा। आज आप देख लें वो जो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी कि मरियम औरंगजेब साहबा को ट्वीट करना पड़ा कि जी सिर्फ कार्ड वाले वहाँ हमने बुलाए हुए हैं और कोई ना आए। अब ये हालात इतने मुश्किल हैं इसके लिए, मेरी अलबत्ता मशवरा ये होगा मरियम साहबा को कि अभी फ़िलहाल वो कोई पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी सिर्फ तंजीम साजी पे जोर दें, क्योंकि जिस कदर लोग परेशान हैं और ऑब्वियसली सारी मलबा PMLN पे गिर रहा है, बाकी किसी को परवाह भी नहीं है। हमारे देखिए ना वज़ीर ख़ारिजा साहब, वो रूस से अमेरिका जा रहे हैं और एक अदद बहुत इंपॉर्टेंट नाश्ता है जिसके लिए जा रहे हैं, तो बाकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो अपनी अपनी मौज में लगे हुए हैं। नून लीग को उस मकाम पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है कि हर बंदे की गाली का रुख नून लीग की तरफ है, और जाहिर है जब पार्टी के अंदर से भी रिजेंटमेंट आएगी तो ये नून लीग के लिए खासा मुश्किल होगा। बड़ा अपफिल टास्क है मरियम नवाज साहबा के लिए इस पे कंट्रोल करना, मेरा ख्याल। फैसल साहब, मैं एयाज साहब को कह रहा हूँ जो गाली का रुख है उनके अमालों का नतीजा है। अच्छा, जो एयाज साहब जो मशवरा दे रहे हैं ना, मेरा इनको मशवरा ये है कि नून लीग को मशवरा न दें, ये अकले कुल लोग हैं, इनको मशवरों की जरूरत नहीं है। इनके बाद दुनिया भर की जो है ना अपने सारे काम करने की पूरी अकल है नून लीग को। लेकिन बहरहाल जो इन्होंने किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, अगर उन्होंने मौरूसियत की सियासत के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो हम सबको जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम हमारे भाई की देखोगे वो इस मौरूसियत के खिलाफ भी कोई आवाज़ उठा रहा है तो उनको ये भी नागवार गुजरा है। ये कितने अंदर से जहनी गुलाम है कि इनको ये भी बड़ा ही नागवार गुजरा कि किसी ने मौरूसियत के खिलाफ बात भी कैसे कर ली, बोला नहीं यही काम करना है, इस पार्टी में मौरूसियत ही हमने रखनी है। एंड है वैसे ही आज की बात। अच्छा, बेनज़ीर के साथ आप मरियम नवाज का तकाबली जायजा ही नहीं ले सकते। बेनज़ीर ने कभी ना ब्रांडेड कपड़ों पे तवज्जो नहीं दी। मरियम नवाज जूते, पर्स, कपड़े, उनकी हर चीज़ है ना ब्रांडेड होती है। इस गरीब कौम की जो एक लीडर का तरीका ज़िंदगी होना चाहिए ना, कहीं भी उसकी झलक जो है ना हमें मरियम नवाज में नज़र नहीं आती। उनकी फॉलोइंग थी पहले इमरान खान की हुकूमत गिरने से, इसमें कोई शक की बात नहीं। उन्होंने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फॉलोइंग अपने साथ जमा की थी, लेकिन जो इनके ख़ानदान का शौक़ इक़्तिदार था, जिस तरह इक़्तिदार में आए तो वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो इनकी फॉलोइंग थी वो इमरान खान बड़े हंसते खेलते जो है ना वो लम्हे भर में अपने साथ ले गए। इस वक्त वो सारी फॉलोइंग इमरान खान के साथ है। सही। एक आखिरी बात कर लूँगा कि जिस तरह बेनज़ीर साहिबा जब 86 में आई थी लाहौर अप्रैल में, उनका जो इस्तकबाल हुआ था, हमें उसकी अशर अशीर झलक भी जो है वो मरियम साहिबा के इस्तकबाल में जो है वो नज़र नहीं आई। और उसकी बुनियादी वजह मौजूदा हुकूमत है कि हुकूमत में क्या करेंगे, हुकूमत में आके जो है वो कौम के मसाइल हल करेंगे। अब भाई हुकूमत ही आपकी हल कर दो, फिर क्या मसला है। सही। जी, किसकी आवाज आई? जी किसी की आप इग्नोर करें इस आवाज को, आपको नहीं आई। नवीद हुसैन साहब, जाहिर है जो चाह रहे थे, मैंने कहा है कि दुख तकलीफ में मैं आपके साथ हूं। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैंने कहा कि किसी की नहीं। नवीद साहब शादी में चले गए। हाँ नवीद साहब। अच्छा देखिए, एक तो सबसे पहले बेहिसी की इंतहा है। आज देखें
केपी में 100 से ज़्यादा जो है लोग शहीद हो गए, इतने घर उजड़ गए, इतनी माओं के बेटे छिन गए, इतनी ख़वातीन के जो है वो अपने शौहरों से महरूम हो गई, इतने बच्चे अपने बापों से जो है वो महरूम हो गए, और यहाँ पे जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है और धूम धमक्का हो रहा है। तो इससे इस बात का एहसास हो सकता है कि इस कौम का दर्द कितना हमारे हुक्मरानों और हमारे सियासी क़यादत के अंदर है। ये अगर इस तरह का वाक़या कहीं एक महज़ब दुनिया में हुआ होता तो मेरे ख्याल में वहाँ 3-4 दिन के सोग का ऐलान कर चुके होते। यहाँ पे जो है बिजनेस एज यूजुअल, इतना आप डिटैच हैं लोगों की सफरिंग से, उनकी तकलीफ़ों से, उनके दुखों से, उनके दर्द से। तो अब मेरे ख्याल में आप तो फिर आप कौम को किस तरह से लीड कर सकते हैं। दूसरी बात कि सियासत, जमहूरियत और मोरूसियत जो है ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। यहाँ पे अब जो दौर है, इस दौर में वो वाली 20 साल पहले वाली सियासत नहीं होगी। अभी जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, ये न्यू मीडिया का दौर है। और मरियम नवाज साहिबा अगर ये समझ रही हैं कि जी वो जो है वो बेनज़ीर बन के वो इस अपनी पार्टी को लीड कर पाएंगी, और ये कि जो है वो मौजूदा दौर के जो नौजवान हैं वो जो कुरून वस्ता वाली जो डिवाइन राइट टू रूल वाली बात है उसको नहीं मानेंगे। और यही वजह है कि शायद खाकान अब्बासी को हमने देख लिया, हमने मिफ्ता इस्माइल को देख लिया, हमने मुस्तफ़ा नवाज खोखर को देख लिया, और ये जो पाकिस्तान को री इमेजिन करने की बातें कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो इस तरह की मजीद आवाजें जो हैं वो उठेंगी, और सिर्फ नून लीग में से नहीं बल्कि बाकी जमातों में से भी उठेंगी, क्योंकि इस तरह की मोरूसी सियासत जो है वो पाकिस्तान के अवाम को अब काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, पीटीआई के साथ कम नहीं हुई जब शाम कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट दिया जी, था। बिल्कुल। आमिर साहब के कोई भी इसको नहीं मान रहा। देखिए जी, इसको मारूसी सियासत के बारे में तो लग पता जाएगा, अभी तो वक्त आएगा, को तो कोई नहीं मजा आएगा करेगा। अब मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने, अगर वो चाहती हैं कि पार्टी को, तो पार्टी के तमाम लीडरों को साथ लेके चलें। वैसे भी उनके सीनियर्स हैं, उनसे सीखें, उनसे बात करें। लेकिन उन्होंने अपना एक दायरा कार बनाया है, उस दायरा कार से ज़्यादा आगे वो नहीं जाती। उस दायरा कार में रहती हैं। जैसे उन्होंने अपने खोखर्स फैमिली को इधर लाहौर में, जैसे उनके साथ जहाँ भी कोई मूव करेंगे तो उनके साथ, इसके अलावा भी जहाँ इस्लामाबाद जाएंगे तो उनके साथ एक दायरा कार में जो उनके पार्टी के जो एक साफ ग्रुपिंग नज़र आती है। लेकिन वैसे तो नहीं मानते कि शरीफ फैमिली में कोई ग्रुपिंग है, लेकिन उधर ग्रुपिंग नज़र आती है। उस ग्रुपिंग की वजह से जो दूसरे लोग हैं, लीडर्स हैं, अब देखें कई चेहरे बदल जाएंगे, आप वो पीछे चले जाएंगे, दूसरे चेहरे आगे आ जाएंगे। जाहिर है वो अब निकल रही हैं, वो समझ नहीं कि उस तरह दौरा करेंगे, दुआ छोटी सी बात बस करनी है, उस तरह का वो रीऑर्गेनाइज वगैरह करेंगे। लेकिन इस तरह इनके अपनी पार्टी के कई देखें आप चेहरे सामने आ गए जो नाराज हुए हैं, वो इस तरह कोई नुकसान हो सकता है पार्टी को। तो बेहतर है कि इससे मियां नवाज शरीफ साहब को इसके बारे में कोई फैसला करना चाहिए या खुद मुल्क में वापस आना चाहिए। अगर वो खुद आते हैं तो फिर उसके साथ दूसरी तरफ होता है, तो ज्यादा पार्टी को ज्यादा फाल होगी। ठीक है, आप टेंशन नहीं ले। जी आमिर साहब, क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। वो बस वो जी कश्मीरी साथ होते हैं तो तब भी तकलीफ होती है, अगर वो खोकर बरादरान को ले लिया तो तब भी तकलीफ है। बस मैं समझ सकता हूँ इस बात को। चलें जी, इसी भी हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल होगा, मजीद महंगाई के इशारे मिल रहे हैं, मतलब अवाम ना ही समझे, हम राय लेंगे कि आप आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी एक ताज़ा अपडेट है, सोचा आपसे वो शेयर कर ली जाए। फवाद चौधरी साहब को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया और इस वक्त मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। कारकुनान इमरान खान साहब के हक़ में नारे भी लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अपने सवाल की तरफ। IMF की जो सख्त शराइत हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, ज़ाहिर है महंगाई पहले भी है और मज़ीद होगी। नवीद हुसैन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जिस तरह से बिजली महंगी करने की भी तैयारी कर ली है, पेट्रोल महंगा कर दिया गया आपके सामने, गैस और दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो आम आदमी की पहुँच में होती हैं, वो भी उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं और मजीद होंगी। अब आपके ख्याल में क्या, किस तरह से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? IMF की शराइत को देखते हुए तो यही मतलब समझ आता है कि अब आम आदमी तो ना मतलब रिलीफ की तरफ सोचे भी ना। जी नवीद साहब। जी आमिर साहब, यही सवाल आपसे। नवीद साहब की तरफ से आपको समझ आ गई कि सोचना भी नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचना जी। कल परसों ज़रा सख्त बोला तो मेरे
कुछ सीनियर्स ने मुझे समझाया तो मैं समझ बूझ के बाद बात करूंगा कि छित्तर मारने वाले दोबारा बात करें कि और बढ़ा दिए जाएं, यहाँ पे हालात यही रहने हैं, यहाँ पे ठीक नहीं होना, ये हमारे मुकद्दर में है, हमें इसी तरह ही बसना है और जिनके माल पानी बाहर हैं वो इंजॉय करेंगे और कुछ भी नहीं मैं कह सकता क्योंकि बात सिंपल है, जब तक इशराफिया कुर्बानी नहीं देगी, सुपर टैक्स उन पर नहीं लगेगा, उनकी जो बड़ी बड़ी मौजें लगी हुई हैं, हज़ारों डॉलर वो किसी कंपनी के एक बोर्ड मीटिंग में ले लेते हैं, उनके ये अयाशियाँ ख़त्म नहीं होंगी, ये मामलात हमारे तक ही रहेंगे कि एक दफ़ा आप ले लेंगे 1.1 बिलियन डॉलर, 8-9 बिलियन डॉलर आपको बाकी कर्जे मिल जाएंगे, 8-9 महीने बाद फिर वहीं खड़े होंगे। इशू वही है कि आप डी चौक में ले आएँ, सबको बिठाएं और जिनके पास पैसे हैं उनको एमनेस्टी दें और यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री आईटी की और दूसरे लोगों की लगवाएं और गारंटी वो करें कि ये डॉलर पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि यहाँ जितने माफिया हैं एक्सपोर्ट के नाम पे डॉलर कमाते हैं और पाकिस्तान से बाहर डॉलर रखते हैं। सही। नवीद साहब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट सख्त फैसले करते हुए ऐसे फैसले करेगी जिनका जिक्र आमिर साहब कह रहे हैं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले? देखिए, मेरे ख्याल में रिलीफ, आम आदमी अगर रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो ना ही करे तो मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि कोई रिलीफ मिलने नहीं और मुल्क चला जाए। अभी आईएमएफ की ये एक जो ट्रांश जो है वो जो एक किस्त आपको मिलने जा रही है उसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके ऊपर जो शराइत रखी गई हैं वो हमारे सामने है, वो सबके सामने है। आपने देख लिया पेट्रोल की कीमतों में एक साथ जो इजाफा आपने देख लिया, डॉलर की फ्लाइट आपने देख ली कि कहां से कहां पहुंच गया, तो इससे आगे जो है वो बिजली की कीमतें, इससे आगे जो है वो गैस की कीमतें और फिर मिनी बजट की शक्ल में मजीद टैक्सेस जो है वो आ रहे हैं। तो कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिलने जा रहा और ना ही ये गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट आगे पॉइंट आ गया, मतलब आम आदमी ना ही समझे। मेरे पास वक्त कम है, आपका पॉइंट आ गया, मतलब ना ही समझे। अयाज साहब, आपके लिए खुसूसी सवाल है, खुसूसी रिक्वेस्ट पर, अगर रजीम चेंज ना होता तो यही महंगाई होती जो इस वक्त है? यकीनन ये महंगाई ना होती, आज हालात खासे डिफरेंट होते। बात सिंपल है कि वो रिलीफ बिल्कुल मिलने जा रहा है लोगों को। पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा होना है, बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी होनी है, आप सैलरीड क्लास की तनख्वाहें और ज़्यादा उस पर टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा रिलीफ गवर्नमेंट नहीं दे सकती। माजत ट्विटर पर आप छाए हुए हैं सर, सोशल मीडिया से ये रिक्वेस्ट थी जो मैंने आपसे सवाल किया। फैसल साहब, आपके ख्याल में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या नहीं? जी, आम आदमी को जरूरत ही क्या रिलीफ की? नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो अभी आमिर साहब कह रहे थे ना, इनको सीनियर ने समझाया, उसके बाद जो इन्होंने अपने रवैये में तब्दीली की, तो सीनियर को बता दें कौन सीनियर थे, हम उनसे दरखास्त करेंगे इनको समझाया। गुलामी की बातें करते रहते हैं, हमारा भी मजाक बनता है। जी, वक्त कम है, बात किया करो यार, हर रोज नाम पे कहानी डालते हो। वो मौका है जी। अब ये जो सूरत हाल है, ये कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो कंडीशनलिटीज़ हैं वो सामने आ रही हैं। अब आईएमएफ पहली दफ़ा है कि उनसे कह रहा है कि पहले अमल दरामद कराओ फिर ट्रांच मिलेगी, यानी किस्त अब ये मिलनी है तो हमने पहले ही अमल दरामद शुरू कर दिया। और ये अमल दरामद देखें कि इससे पहले तो ये रहा है कि ये एक दिन में हालात ख़राब नहीं हुई, इकॉनमी ख़राब हुई है, सही कह के गए हैं इमरान साहब। सुकून सिर्फ कब्र में ही है और महंगाई इतनी है और मजीद बढ़ेगी और आम आदमी फिर ना ही समझे। आज के एक्सपर्ट से इतनी, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।